हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अभी तक हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे और हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेरियस फॉर्म में जानी थी, चाहे वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो, इंटरसेप्ट फॉर्म हो या फिर नॉर्मल फॉर्म हो, एज वेल एज पैरामेट्रिक फॉर्म भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम उन सभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस का एक कंक्लूजन देख रहे हैं कि आपने सबने देखा होगा कि हम किसी भी फॉर्म में जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस लेकर के आ रहे थे तो सबकी सब इक्वेशंस x और y दो वेरिएबल में थी और x और y दोनों वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या बनेगी। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओ, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओ, नॉर्मल फॉर्म लगाओ, कोई भी फॉर्म लगाइए, आप इन द एंड पाएंगे कि वो सोल्व होकर के कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाती है, जिसमें दो वेरिएबल x और y रहेंगे, उन पे हाईएस्ट पावर 1 रहती है और a b c ये कोई भी कांस्टेंट स्केलर हो सकते हैं। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं, ये एक लीनियर इक्वेशन ही है, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो स्ट्रेट लाइन ही है। अगर एक वेरिएबल में होता तो भी, इफ आई से x इज इक्वल टू 3, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू 3। कौन सी स्ट्रेट लाइन है? पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। ये सब बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ये होगी और अब हम इस जनरल इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में रिड्यूस करना सीखते हैं। अगर मैं इस जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करूं इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करें तो क्या बनेगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक्चुअली क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है और c उस स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट है। सो व्हेन वी राइट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और जनरल फॉर्म ये है। तो मैं इस जनरल फॉर्म को ऐसी फॉर्म में रिड्यूस कर रहा हूं। कैसे? मुझे क्या करना है? मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा इसको बनाना है, तो मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड में y रखना होगा, बाकी सबको राइट में एडजस्ट करना होगा। यहां से बी वाई इज इक्वल टू ये आएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, बी से इस पूरे को डिवाइड, y आ गया माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी, ऐसे लिखा जा सकता है। b इसके भी नीचे, b इसके भी नीचे। अब आप देखिए, कंपेयर कीजिए, m कितना हो गया? माइनस ए बाई बी, और जो ये c है वो कितना हो गया? माइनस सी बाई बी। यहाँ ध्यान दे, ये जो c है ये इस जनरल इक्वेशन का कांस्टेंट है और जो ये c है ये इसका y इंटरसेप्ट बता रहा है। थोड़ा इसको और समझते हैं, मतलब x का जो कोफिशिएंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप है माइनस ए बाई बी, और जो यहाँ कांस्टेंट है वही y इंटरसेप्ट है। अब थोड़ा इसको और अच्छे से जान लेते हैं कि अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से डायरेक्ट स्लोप निकालना हो, अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से डायरेक्ट स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या बना? माइनस ए अपॉन बी, तो ये बनेगा माइनस ए का मतलब है x का कोफिशिएंट। इस इक्वेशन में देखिए, a कौन है? a है x का कोफिशिएंट। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन से डायरेक्ट अगर हमें स्लोप बताना हो तो स्लोप डायरेक्ट निकालने का तरीका है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड a slope of a straight line directly from an equation.
माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि माइनस a बाई बी यही बनेगा। और अगर मुझे इस स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट y इंटरसेप्ट निकालना हो, क्योंकि जो इसमें c है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो c है ये y इंटरसेप्ट है, तो अगर मुझे डायरेक्ट y इंटरसेप्ट निकालना हो तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला बनेगा माइनस, ऊपर c है तो c का मतलब कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कितना है b, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ y। तो जरा अब आप इसको न्यूमेरिकली समझे। मान लीजिए आपके सामने कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो आप इस इक्वेशन को देखते ही बता सकते हो कि इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 3। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप -2/3 है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो y इंटरसेप्ट है, इस स्ट्रेट लाइन का जो y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो है माइनस कांस्टेंट टर्म है 7 एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y मतलब 3 -7/3। सपोज इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन से मुझे स्लोप बताना है। इस इक्वेशन को देख करके स्लोप क्या बनेगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मतलब -5, तो ये +5 होगा। और अगर मुझे इस इक्वेशन से y इंटरसेप्ट बताना हो तो इस इक्वेशन से y इंटरसेप्ट कितना बनेगा, माइनस कांस्टेंट टर्म, सो माइनस कांस्टेंट टर्म कितना 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना -5, जो इसको प्लस का 5 बनाएगा। तो किसी भी इक्वेशन से डायरेक्ट स्लोप और डायरेक्ट इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाए, ये हमने उसको पूरा इसमें रिड्यूस करके तब आपको ये बता दिया। आप इसको फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट करें, की पॉइंट इसका बनाएं और ध्यान रखें इन चीज़ों को, ठीक है, नोट कीजिए। आगे हम रिडक्शन करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में। बच्चे अब हम इस जनरल इक्वेशन को रिड्यूस करना सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने सीखी है जिसमें इक्वेशन बनती है x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए इसको मुझे इस तरीके से बनाना है, ऐसा बनाना है। तो आप देख लो लेफ्ट साइड में सिर्फ x और y की टर्म है और यहाँ इज इक्वल टू 1 बनाना है, मतलब कांस्टेंट को 1 बनाना है। अब देखिए यहाँ पर x और y की टर्म ax प्लस बी वाई, ये प्लस c को हम राइट साइड में लेकर के गए तो ये माइनस c हो गया। अब मुझे इसको 1 बनाना है, इस कंप्लीट को माइनस c से डिवाइड कर दें, ये आएगा ax अपॉन माइनस c प्लस ये आएगा by अपॉन माइनस c, और ये माइनस c अपॉन माइनस c हो गया 1। ऐसा लिखा जा सकता है। एक चीज और समझने की है, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस इंटरसेप्ट फॉर्म में x और y के आगे 1 1 है, यहाँ x के आगे a है, यहाँ x के आगे b है, तो x के अगर आगे a है तो हमें इसको 1 बनाना है। मैंने ऊपर और नीचे दोनों को a से डिवाइड किया, जब मैं इसको a से डिवाइड करूंगा तो a से a कैंसिल, यहाँ आ जाएगा x। जब हम इसको a से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस c अपॉन a। सब बच्चे समझ गए होंगे, माइनस c अपॉन a जब ऊपर जाएगा तो वापस यही तो बात बन जाएगी। ऐसे इसको ऊपर नीचे b से डिवाइड किया तो ये बन गया प्लस करके, यहाँ हो गया y और ये हो गया माइनस c अपॉन b। जब ये b ऊपर जाएगा तो ये by अपॉन माइनस c यही बनेगा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म में तैयार हो गया। x अपॉन a मतलब a जो था वो इस x एक्सिस का इंटरसेप्ट होता था ना, तो अब आपका x एक्सिस का इंटरसेप्ट ये है
और जो y अपॉन बी है, b इस y एक्सिस का इंटरसेप्ट था, तो जो माइनस c अपॉन बी है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। अभी हमने पीछे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी ए y इंटरसेप्ट पढ़ा था। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट कितना है, माइनस सी अपॉन ए। तो माइनस सी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब अगर हमें किसी इक्वेशन से डायरेक्ट मुझे x इंटरसेप्ट बताना हो कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना रहा, तो मैं कहूंगा माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। और अगर मुझे यहां से y इंटरसेप्ट बताना हो तो y इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा माइनस सी अपॉन बी। और अभी हमने ये डिस्कस किया था, माइनस सी का मतलब हो गया कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई बी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ वाई, राइट। अब जैसे अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन लें और उससे डायरेक्ट अगर हमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालना हो तो कैसे, 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ये इक्वेशन है, मुझे इस इक्वेशन से ये बताना है कि इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा। तो बच्चे इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो बनेगा माइनस कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 5। तो ऊपर आएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना, 2। तो ये x इंटरसेप्ट आएगा 5/2। मतलब ध्यान रहे माइनस तो दोनों में ही है, ऊपर दोनों में कांस्टेंट टर्म ही रहेगी, जिसका इंटरसेप्ट निकाल रहे हैं उसका कोफिशिएंट नीचे। अगर x इंटरसेप्ट है तो कोफिशिएंट ऑफ x नीचे, अगर y इंटरसेप्ट है तो y कोफिशिएंट नीचे, राइट। अब जैसे अगर मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है तो माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस 5 है डिवाइडेड बाई, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप c के आगे नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना होगा, जो साइन है वो साइन लेना होगा, डिवाइडेड बाई y, मतलब y इंटरसेप्ट का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y इसके नीचे, तो माइनस 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस 5/3। दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो ये अभी हमने इसमें इस जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया और उससे कंक्लूजन निकाला कि डायरेक्ट हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और रिडक्शन सीखते हैं जब हम इस जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तब तक आप ये अच्छे से नोट कर लें। अब हम इस जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना सीखते हैं कि कैसे रिड्यूस होगा। आप पहले नॉर्मल फॉर्म जान लें। नॉर्मल फॉर्म हमने डिस्कस की थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म थी। इसमें मैंने बताया था आपको कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस इक्वेशन में जो p है उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये स्मॉल p। और अल्फा क्या है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है, ये लाइन इस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है वो एंगल ये अल्फा है। ये नॉर्मल फॉर्म में था। अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए एक लॉजिक है। मतलब वो लॉजिक ऐसा नहीं कि ऐसे मन घड़त हमने लॉजिक बना दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो जो मैं इसमें बताने जा रहा हूं वो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से लाया गया। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म को अगर ऐसा बनाना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म बनानी है तो आप उस जनरल इक्वेशन में
उस जनरल इक्वेशन को कंप्लीटली जो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर है और जो y के कोफिशिएंट का स्क्वायर है दोनों का सम के अंडर रूट से डिवाइड कर दें, तो ये आएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x, और ऐसे ही b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, और इज इक्वल टू इसको यहां ले जाएं माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंप्लीट को हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आप इस पूरे को इस नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर कर लें। x का कोफिशिएंट, जो यहाँ x का कोफिशिएंट है वही कोस अल्फा है। मतलब इस जनरल इक्वेशन से अगर मुझे कोस अल्फा निकालना हो तो कोस अल्फा का फॉर्मूला a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अगर मुझे इससे साइन अल्फा निकालना हो तो जो y का कोफिशिएंट है वही साइन अल्फा है। साइन अल्फा हमारे लिए b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू जो है, जो इज इक्वल टू में जो भी है वो हमारा p होगा। तो p कितना है माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपको मोड लगाना पड़ेगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो p है वो स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए p कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो आप देख रहे हो वैसे तो माइनस है, लेकिन जो भी आएगा आप उसका आप क्या लगा देंगे, मोड लगा देंगे, तो मतलब ये रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो ये रिडक्शन हो गया जब हम जनरल फॉर्म को ऐसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, राइट। और आपको अब क्वेश्चंस कराते हैं इस एक्सरसाइज पे बेस्ड। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन इन्हीं पे ही बेस्ड हैं। आप अच्छे से नोट कर लें इन सब बातों को। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, इस एक्सरसाइज के आप क्वेश्चंस देखेंगे, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन एक जैसे हैं इसमें। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं, एक जनरल इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि इस इक्वेशन को रिड्यूस करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर इसका स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों बताओ। तो मैं इसको जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करूंगा तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप सबको मालूम है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप ये इंटरसेप्ट। तो आपको लेफ्ट साइड में y रखना है, बाकी सबको राइट में लेकर के जाना है। यहां से 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6 आएगा, सबको हम राइट में ले गए। 3 इन सबके नीचे y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 3 इसके भी नीचे, ये आ जाएगा 2। अब आप कंपेयर कर लीजिए इससे, तो इसमें ये इसकी आप कह सकते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इस वाले की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। और यहां से जो मैं स्लोप बताऊंगा, इस लाइन का जो स्लोप आया वो स्लोप है माइनस 2/3, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट आ गया 2। ये कंपैरिजन से मिल गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इसको रिड्यूस करो इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर इसके इंटरसेप्ट्स बताने हैं। तो चलिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मतलब लेफ्ट साइड में x और y की टर्म विद कोफिशिएंट 1 1 और इज इक्वल टू यहाँ कांस्टेंट टर्म 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू 6। अब हमें यहाँ 1 बनाना है, इसको 1 बनाने के लिए कंप्लीट को 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आ जाएगा 2x अपॉन 6, यहाँ आएगा 3y अपॉन 6, यहाँ 6 अपॉन 6 हो गया 1। ये कैंसिल आउट 3 आ गया, ये कैंसिल आउट 2 आ गया। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। This is the equation of a straight line, of this straight line in intercept form.
और अगर मुझे यहाँ से x इंटरसेप्ट बताना हो तो इस स्ट्रेट लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो 3 है, जो x के नीचे है। और इसमें अगर मुझे y इंटरसेप्ट बताना हो तो जो y के नीचे है 2। यहाँ पे भी यही आ रहा था 2, यहाँ पे भी यही आया है। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें एंगल और बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है √3x + y + 1 = 0। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y = mx + c में रिड्यूस करना है और फिर इंटरसेप्ट बताना है, स्लोप बताना है और ये भी बताना है कि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। तो बच्चे जब ये y = बनेगा तो -√3x - 1 बनेगा। तो आप सब बता सकते हो कि इसका जो स्लोप आया वो -√3 आ गया, इसका जो y इंटरसेप्ट आ गया वो -1 हो गया। और यहाँ से ही ये पता लग जाएगा कि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। एक्चुअली जो स्लोप है वो tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल हो गया -√3 के। थीटा क्या होता है? थीटा उस लाइन का x एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल है। सो वी कैन से tan थीटा अगर -√3 है, tan थीटा अगर -√3 है तो इसका मतलब थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चलने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो 90 में प्लस करें या 180 में माइनस करें। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझाया था 90 में प्लस नहीं करना, क्योंकि 90 पे फंक्शन बदल जाएगा। तो 180 में से माइनस करेंगे। 180 में से किसको माइनस करेंगे? जिस पे ये 10 की वैल्यू बनती हो। √3 किस पे बनती है? 60 पे। तो tan थीटा = ये tan 120 डिग्री की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि tan थीटा = tan 120 को मैं 180 - 60 कह सकता हूँ। तो 180 - 60 ये -tan 60 डिग्री आएगा। 180 में कुछ कम हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में नेगेटिव, 180 पे नो चेंज, tan 60 डिग्री √3, तो माइनस का √3 मिलेगा। सो वी कैन से कि ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है थीटा वो 120 डिग्री है। और अगर इसको रेडियन में बनाना चाहें तो 120 को π/180 से मल्टीप्लाई, रेडियन में चेंज करने के लिए 2π/3, थीटा आ गया 2π/3। ये इस लाइन का x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों फिर वही आ गया। आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों में इक्वेशन दी गई है और उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये मैं पहले बता चुका फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में, इवन 9 में आपको इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो क्वेश्चन नंबर मैं इसमें 6, 7, 8, 9 में कोई भी एक क्वेश्चन ले लूं। क्वेश्चन नंबर 7 ही हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया। इसमें क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 7, 8 सब एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए 6 ले लेते हैं पहले। आप ऐसा ना हो कि आप ऐसे सोचें कि बहुत जल्दी आ गया कि निकल गए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। x + 2y - 1 = 0, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने बताया था नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? √ जो x के आगे है उसका स्क्वायर प्लस जो y के आगे है उसका स्क्वायर, दैट इज √5। ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ आएगा 1/√5x, यहाँ आएगा 2/√5y, और ये -1 यहाँ आकर के 1/√5, क्योंकि √5 इससे भी डिवाइड होगा, इसको राइट साइड में ले आए। अब कंपेयर कर दो इसको, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा = p से आप कंपेयर कर दीजिए। तो cos अल्फा की वैल्यू हो गई, cos अल्फा की वैल्यू हो गई 1/√5,
और साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 2/√5 और p की वैल्यू हो गई 1/√5। ये वैल्यू आ गई। अगर जैसे 7 और 8 में क्या है, आपसे पूछा गया है कि अल्फा की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से अल्फा पता लग जाता। अभी तो 1/√5 तो सिग्निफिकेंट वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन अगर मान लो यहाँ 1/√2 आता तो पता चल जाता कि अल्फा क्या होगा। कोस अल्फा अगर 1/√2 है तो अल्फा π/4 होगा। जो अल्फा यहाँ से आएगा वही अल्फा यहाँ भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से अल्फा और यहाँ से अल्फा अलग अलग आए, दोनों से अल्फा सेम आएगा। यहाँ से π/4 है तो यहाँ से भी π/4 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, ठीक है। और p मतलब इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये। तो 7, 8, 9 आपके लिए आप ट्राई करेंगे, जो भी नहीं आएगा आप ऑनलाइन क्लास में आकर के मेरे से पूछेंगे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आपको दो स्ट्रेट लाइन दी गई है। एक स्ट्रेट लाइन है 2x - y + 3 = 0 और एक स्ट्रेट लाइन है x - 4y - 7 = 0। हमें यह बताना है कि इन दोनों लाइन में से कौन सी लाइन ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है। रिपीट, कौन सी लाइन ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है। तो बच्चों जो लाइन ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर होगी उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। दोनों का हम p निकाल लेंगे। p मतलब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, इसका भी p निकाल लेंगे। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। इन दोनों में से जिस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वही लाइन ओरिजिन से ज्यादा डिस्टेंस पे है, ज्यादा दूरी पर है। तो अपने को क्या करना है, पहले इसके लिए काम करें, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड फर्स्ट बाई √ जो x के आगे है उसका स्क्वायर प्लस जो y के आगे है उसका स्क्वायर, दैट इज √5। तो ये आएगा 2/√5x -1/√5y = -3/√5। तो मैंने इसको नाम P1 दे दिया। मतलब इस पहली लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3/√5 है। ये नेगेटिव नहीं लेना, डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा, ये हम बता चुके पहले। अब मैं देखूंगा ये कितना है, इसको मैंने √5 से डिवाइड, √5 से मल्टीप्लाई। सो P1 = ये बन गया 3/5/5। अब देखो बच्चों, √5 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्स ये 1.3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने कुछ एक अप्रोक्स वैल्यू निकाल दी कि P1 अप्रोक्सीमेटली 1.3 है। ठीक है, चलिए अब P2 निकालते हैं, इसके लिए काम करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड सेकेंड बाई √ जो x के आगे है उसका स्क्वायर प्लस जो y के आगे है उसका स्क्वायर, मतलब 1 + 16 दैट इज √17। तो यहां बनेगा 1/√17x और ये आएगा -4/√17y = 7/√17। तो इस दूसरी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मैंने P2 नाम दे दिया, ये 7/√17 है। और ये डिस्टेंस देखना होगा कितना आएगा, √17 से मल्टीप्लाई, √17 से डिवाइड। सो P2 कितना आएगा, 7/√17/17। तो 17 हो गया 4 पॉइंट समथिंग को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 पॉइंट समथिंग, और इसको 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप करके देखना अप्रोक्स 1.7 आ जाएगा, अप्रोक्स 1.7 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो दूसरी लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, ये दूसरी लाइन ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है। सो वी कैन से दैट P2
P2 इज ग्रेटर देन P1, ये P2 डिस्टेंस है, ये P1 डिस्टेंस है. सो वी कैन से दैट दिस लाइन x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिस लाइन इज फार्दर फ्रॉम ओरिजिन देन इक्वेशन दिस. आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. एक आसान सी एक्सरसाइज थी, जनरल फॉर्म से अलग अलग फॉर्म में रिडक्शन था और उसी पे बेस्ड इसमें क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे थे. तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, लेक्चर भी हमारा कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन. तब तक के लिए आप अच्छे से काम करें. थैंक यू सो मच.